सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर इस तरीके की रियल लाइफ की जर्नीज को लेके आते हैं, जिससे आपको हेल्प होती है, जिससे आप न्यू वेज ऑफ लाइफ तलाश करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं। कुछ उस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में अपनी हमने एक्सपीरियंस किए हैं, जिस लाइफ को हमने जिया है, अ, तो उनसे हमें जो हेल्प होती है रियली में, वो काफी हेल्पफुल होती है। हम आपको जोड़ते हैं उन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जो आपको सिखाते हैं कि सच में किस तरीके से चीजें करनी होती हैं। तो जो हमारी तरह के इंसान होते हैं, जो बिल्कुल आपकी तरह होते हैं और जिन्होंने अपने आप को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है अपने हार्ड वर्क से, अपने नए तरीकों से, तो उनके तरीके ऑफ कोर्स हम लोगों से थोड़े से अलग होते हैं, तभी वो लोग अपने आप को इस भीड़ से अलग कर पाते हैं। तो ऐसे यूनिक लोगों को हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ में एक और न्यू पर्सनालिटी, एक स्वाति जैन जी, जो कार्यशाला फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है मैम, और वी विमेन ग्रुप की ओनर हैं, जो एक एफबी ग्रुप है जहाँ पे 60,000 से भी ज्यादा विमेन की एक कम्युनिटी है जिसको मैम रन करते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने इस ग्रुप को बनाया, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरीके से प्रमोट किया, आज आप लोगों को पता चलेगा। और किस तरीके से वो अपने कार्यशाला फाउंडेशन की तरफ से किस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं, वो भी मैम से जानेंगे। पहले तो मैम मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आज अपनी लाइफ की जर्नी को हमारे साथ शेयर करने वाले हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इंस्पायरिंग वुमन सीरीज में। थैंक यू सोनिका, थैंक यू सो मच कि आपने समझा कि हाँ हम मैं इस लायक हूँ कि मैं दूसरे को कुछ दे सकूं। थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपने चैनल पे लेके आए। जी मैम, आप जैसे लोग जब पहल करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं हम लोगों के साथ, तभी कनेक्ट हो पाते हैं हम लोग, आई थिंक, उस ऑडियंस से जिसको सच में जरूरत है, जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग वो रास्ते तलाश रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने नए मुकाम को हासिल करना है। जी मैम, आपको अपने बचपन में वापस लेके चलते हैं आज, क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके की आपकी परवरिश रही है और बचपन कैसा बीता है आप। हाँ, थैंक यू सोनिका, थैंक यू सो मच। मेरा बचपन जो है यूपी में पूरा बीता है, क्योंकि मेरे फादर जो है यूपी गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर, सिविल डॉक्टर थे। तो हमारा जी पूरा बचपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बीता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आप हालत आप सोच सकते हैं आज से 40-50 साल पहले कैसी होगी। तो हमने जी बहुत कुछ देखा है। और हमारी पापा की पोस्टिंग जो है वो गांव में भी हुई है, शहर में भी हुई है। तो पूरी मेरी एजुकेशन जो है कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल से लेके आप गवर्नमेंट स्कूल तक पूरा मैंने शायद अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है। इवन मेरी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी की, वो भी दो दो यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि आधे में पढ़ रहे थे, ट्रांसफर हो गया तो बाकी पूरी दूसरी यूनिवर्सिटी में किया। तो लाइफ थोड़ी टफ रही है, क्योंकि आपको हर 2 या 3 साल बाद आपको चेंज करना पड़ता है। बट उसमें जी बहुत कुछ अच्छा भी है, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ नए लोग बनाए हैं, दोस्ती की है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा ही है। जी, ये एक्चुअली हमारा एक नजरिया होता है कि हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं और निगेटिव वे में भी। तो ये आपका नजरिया है मैम, कि आपने उसमें भी पॉजिटिविटी देखी और अपने आप को उसी एटीट्यूड के साथ बड़ा किया। जी मैम, आपने एजुकेशन में क्या किया है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पापा डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं। हमारा ओके। जैसे इंडियन कल्चर है, बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर। तो मैं आज आज बिल्कुल। से हाँ, काफी टाइम पुरानी बात कर रही हूँ, अब तो चेंज हो गया है माहौल थोड़ा बहुत। तो पापा भी जी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने बीएससी की, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आधी बीएससी मेरी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की है, आधी मेरी मेरठ यूनिवर्सिटी की है। तो मैंने जी वो किया, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया। जब मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, पापा को भी लग गया, तो जो मैं पढ़ना चाहती थी, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर्स की है। और उसके साथ ओके साथ मैंने जो है एनआईटी से पूरे 3 साल का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है। ओके। जी मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या है और किस किस चीज में आपको इंटरेस्ट रहा है अभी तक। हॉबीज के लिए मैं कहना चाहूंगी,
कि हम लोग जैसे हैं, आपको बताया कि हम गांव में भी रहे हैं, शहर में भी रहे हैं, तो जिस तरह की परिस्थिति होती है और जो मिलता है, हम उसी से हमने सीखा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो घर जी से हम शुरू करते हैं, तो हम लोगों ने सिलाई कढ़ाई मम्मी ने हमारी स्टार्ट करवाई कि तुम सीखो, और तुम जब सीखोगी तब आगे किसी को सिखा सकती हो। तो यही बिल्कुल। दिमाग में लेके मम्मी ने हमें स्टार्ट किया। और मेरी जो मैं कहूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है, वो मुझे लगता है गार्डनिंग करना। आप शायद प्लांट्स के अच्छा। साथ खो जाते हैं, उन्हीं को देखते हम्म, हो, उन्हीं से बातें करते हो, आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम। ओके मैम, हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? करियर की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शादी से पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी या फिर शादी के बाद? अब मेरी करियर की शुरुआत हुई शादी से पहले। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बीएससी करके एमबीए किया और साथ में मैंने एनआईटी से 3 साल का कोर्स किया था। तो जी। मेरा एनआईटी में ही मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था, और मैं अपने एमए के साथ मैं वहाँ पे एज़ ए फैकल्टी लगी हुई थी एनआईटी मेरठ के अंदर। तो मेरी ओके। करियर की शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद 99 में मेरी शादी हुई, और मेरे हस्बैंड उस वक़्त दुबई में जॉब करते थे। तो नेचुरली मुझे छोड़ के दुबई जाना पड़ा, और वहाँ पे मैंने एज़ ए हिंदी टीचर एम्बेसी स्कूल में मैंने काम किया। तो ओके। हाँ, मैं कभी खाली नहीं बैठी। उसके बाद 2006 में हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए। तो बैंगलोर में मैंने क्राई जॉइन किया एज़ एनजीओ एज़ ए वॉलंटियर, और ओके। 2008 से हम लोग गुड़गाँव में हैं। तब मैंने कोटक ग्रुप जॉइन किया। 2-3 साल वहाँ काम किया, अच्छा लगा, फिर छोड़ दिया, बच्चे बड़े हो रहे थे और अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी सबको सँभालनी थी। और उसके बाद मैं जो हूँ 2-3 एनजीओ के साथ मैंने काम किया, और 2017 में मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना एनजीओ खोल लूँ, और इसी तरह जी। कार्यशाला फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ओके, कार्यशाला फाउंडेशन की शुरुआत आपने बताई। तो जब आप जॉब कर रहे थे तो कितने दिन का एक गैप आया था? कितने पीरियड के लिए आपने गैप लिया अपने बच्चों के लिए? मैंने जो है मैं कहूँगी काफ़ी साल का गैप लिया मैंने। मैंने 2000 मेरी लास्ट जॉब जो कोटक में थी वो 2012 में ख़त्म हो गई थी। उसके 1 साल मैं खाली बैठी, लेकिन एक फ़ितूर था कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैंने जो मेट्स थी, उनको मैंने बिठाया, और जो मैंने आपसे कहा था मम्मी ने सिखाई थी सिलाई-कढ़ाई, वो उस वक़्त जी। काम आई, और मैंने उनसे जो है एम्ब्रॉयडरी करवानी शुरू की। पैच वर्क ओके। करवाना शुरू किया, और हम्म। उससे मैंने एक अपना छोटा-सा एक बुटीक स्टार्ट किया, जिसमें हम अपना हाथ से किया हुआ काम हम सेल करते थे। तो जो हम्म। रेवेन्यू जनरेट होता था, वो इन लेडीज़ को मैं देती थी, कि आप कहते हैं अपनी थोड़ा-सा आप आगे बढ़ो, एक्स्ट्रा इनकम करो, ये मत सोचो झाड़ू, पोछा, बर्तन ही लाइफ़ है आपकी। तो जी। इस तरह करके शुरुआत हुई, और धीरे-धीरे के लोग भी मिलते गए। भई अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लोग मिलते गए, बिल्कुल। और थोड़ा ये हम मतलब हमने फिर रिक्शे वाले की वाइफ़ होती है, उनको हमने सिखानी शुरू की। इस तरह कर के जो है थोड़ा अपनी भी पॉकेट मनी निकलती रही, और थोड़ा हम इन लोगों के लिए भी करते रहे। फिर ये करते-करते 2017 में लगा कि हम एक अपना एनजीओ खोल लें। जी। तो कार्यशाला फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प करता है? कार्यशाला फाउंडेशन जो है वो जैसे आपने कहा हम एनजीओ में हम हैं, और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। क्योंकि हमें जी। लगता है कि जब तक आप में कोई काबिलियत नहीं है या कोई आपको स्किल नहीं आता है, आपको अपनी जीविका कमानी बहुत मुश्किल है। तो उसी को लेके बिल्कुल। हम काम करते हैं। अब हम लोग इसको हमने 2 चीज़ में डिवाइड कर रखा है। जो लेडीज़ हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, हम उनके लिए हमारे अलग प्रोग्राम चलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और हमारी ये होता है कि हम उनको कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो अपनी जीविका चला सके, क्योंकि वो जी। जब कुछ कमाएंगी तब उनको लगेगा कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उनके घर में कुछ से होगी। नहीं तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, आपकी वो चल रही है, आप जाके देखो स्लम के अंदर लेडीज का बहुत बुरा हाल है। और दूसरा जी जो बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम है वो है हमारा लेडीज़ जो पढ़ी-लिखी हैं, आप और हम जैसे हो गए, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्होंने अपना जॉब छोड़ा है या कुछ चेंज करना चाहती हैं जॉब प्रोफाइल के अंदर, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी। ओके मैम,
आपका जो एफबी पर एक ग्रुप भी है जिसमें 60,000 की कम्युनिटी हो चुकी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक, क्योंकि इतने सारी वीमेन को एक जगह पर लाकर खड़ा कर देना, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने एक मार्केट प्लेस बना दिया है उनके लिए कि आप जो कुछ भी अपना बना सकते हैं, जो स्किल डेवलप आप करते हैं उसको, जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके बाद हमारे सामने कि ठीक है हम स्किल है, हम ये कर लेते हैं, कोई सिलाई कर लेता है, कोई कढ़ाई कर लेता है, लेकिन बेचना कहाँ पे है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने जो ये मार्केट प्लेस बनाया है जिसमें 60,000 वीमन अब तक जुड़ चुके हैं, आई थिंक मोर देन 60,000 जुड़ चुके हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कब करी? और एक्चुअली हर कोई किसी को ये सबसे आसान लगता है कि ऑनलाइन जो है उसको मार्केटिंग करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन आज आपसे जानते हैं कि कितना आसान है और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। प्लीज शेयर करिए मैम कि आपने इस की शुरुआत कैसे करी, किस तरीके से इसको बढ़ाया, किस तरीके से ग्रो किया, किस तरीके से ग्रुप को प्रमोट किया आपने। इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी और हमने कभी नहीं जी सोचा था कि हम इतने बड़े नंबर पे पहुंच जाएंगे। और फेसबुक उस वक्त थोड़ा नया था, क्योंकि इंडिया में फेसबुक 2009 में आया था। तो ये सोच के शुरुआत की गई थी, जो मतलब जैसे मैंने बताया हम डिफरेंट सिटीज में रहे हैं, पापा की पोस्टिंग होती थी, तो जो फ्रेंड्स जी। मिलते थे ना उनको हम ऐड करते गए उसके अंदर कि एक हम्म। अपना ग्रुप बने, फ्रेंड्स का ग्रुप बने। और वो ऐड करते-करते उन्होंने अपने जिन्होंने मैंने 2 साल पढ़ाई की फिर मैंने छोड़ दिया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया जो बाद में आए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। इस तरह करके ये ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ। 2019 दिवाली तक हमारे पास सिर्फ 4,000 मेंबर्स थे और ये एक ग्रुप था जिसके अंदर हम एक-दूसरे की हेल्प करते थे। चाहे हम प्रोफेशनली कर सकें या हम पर्सनली लेवल पे कुछ कर सकें उनके लिए। तो एक ये बहुत जनरल ग्रुप था, बहुत क्लोज़ ग्रुप था, जिसका उद्देश्य यही था कि हम एक-दूसरे की हेल्प करें क्योंकि सब हर कोई एक-दूसरे को जानता था किसी न किसी तरह से। जी। 2019 में हमें फेसबुक इंडिया ने इनवाइट किया अपने गुड़गाँव हेड ऑफिस के अंदर और उन्होंने हमें कहा कि हम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मेंटरिंग फीमेल ग्रुप्स हैं। वाह। उसके बाद हमें लगा कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, उससे पहले तो हमें भी कुछ नहीं लग रहा था, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब जी। ये चीज़ हमें उन्होंने कहा और उन्होंने हमें हेल्प की कि कैसे आप अपने ग्रुप को ग्रो कर सकते हो, कैसे हमें काम करना चाहिए। उन्होंने हमें हेल्प की फेसबुक इंडिया ने और आज हम जो हैं 60,000 फीमेल्स हैं और एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, जहाँ पे हम फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप मेंबर्स को, फ्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप मेंबर्स को और एक हमने वीमेन ग्रुप इतना बड़ा पोर्टल बन गया है, जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं बिना सोचे कि कोई धोखा देगा। जी, वो ट्रस्ट कहीं न कहीं आपने अ, बना लिया है लोगों के बीच, तो ये बहुत हाँ अच्छी बात है। ओके, इसको प्रमोट करने के लिए आपने किस तरीके से प्रमोट किया? क्योंकि ग्रुप आई थिंक हर तीसरा बंदा आजकल फेसबुक पे जाके ग्रुप क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग इतना ट्रस्ट नहीं ले पाते हैं, जितने बड़े नंबर को आपने अचीव कर लिया है अभी तक। तो आपने किस तरीके से इसको प्रमोट किया, किस तरीके से शेयर किया? क्या-क्या वो स्ट्रैटेजीज़ रही हैं आपकी अभी तक इस ग्रुप को लेकर? सोनिका मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टच वुड। जब हमें क्योंकि वो क्लोज़ ग्रुप था, हम 4,000 फीमेल्स का जो हम जानते थे एक-दूसरे को किसी न किसी रूप में। जब हमें फैसिलिटेट किया गया गुड़गाँव ऑफ़िस में फ़ेसबुक से, उसके बाद हमने फ़ोटोज़ उसके अंदर डाली कि हाँ, कि गुड़गाँव ऑफ़िस ने हमें फैसिलिटेट किया है और हमें इसको बढ़ाना है। तो अपने आप ही लेडीज़ ने ऐड करना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम जी। लगा, 1.5 साल का, लेकिन मैं कहती हूँ तब भी 1.5 साल में 4,000 से 60,000 पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल। तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ इसके लिए कुछ प्रमोशन करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, ग्रुप अपने आप ही बन गया। ओके मैम, तो अभी ये ग्रुप किस तरीके से हेल्प कर रहा है लोगों को? जैसे मैंने आपको पहले कहा हम लोग इसके अंदर लाइव सेशन करते हैं। जब कोविड का बहुत बुरा हाल हुआ था और सबके लिए बहुत नया था सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को लाइव जाना है, कैसे प्रमोट करना है। उस वक़्त हम लोगों जी। ने हेल्प की लोगों की कि आप कैसे लाइव जा सकते हो, कैसे अपने सामान को दिखा सकते हो और घर बैठे-बैठे ही बेच सकते हो। लॉकडाउन जी। था, उस वक़्त कहते हैं कोरियर सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कहा आपके पास जो भी सामान है ना,
आप दिखाओ, आप दिखाओ ग्रुप के अंदर, और 50% आप एडवांस रख लो, जिससे जब लॉकडाउन खुलेगा आदमी को पता है कि आपके पास सामान आएगा, आपको ही पता है मेरा इतना सामान बिक गया है, मुझे इतने पैसे आने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त सबके लिए फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। कईयों की जॉब चली गई, कईयों के पास कुछ नहीं है करने को। तो उस वक्त हमने ग्रुप में जो हम कर सकते थे हमने कोशिश की। हमने उन लोगों को नॉलेज दी, फ्री हमने वर्कशॉप्स की बहुत, जिससे हमने जैसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए हमने मंडाला की वर्कशॉप्स बहुत सारी अरेंज की। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वर्कशॉप की। हमने अपनी तरफ से कोशिश की हम जितनी उनको हम वर्कशॉप फ्री में प्रोवाइड कर सके। एक तो उनको नॉलेज, सी वो बेस्ट टाइम था नॉलेज गेन करने के लिए, तो ग्रुप वालों बिल्कुल। को, ग्रुप मेंबर्स को नॉलेज मिल सके, प्लस उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो सके। जी। ओके मैम, तो कार्यशाला फाउंडेशन को कितने साल हो गए हैं और उसको लेके आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं? आने वाले टाइम में आप कार्यशाला फाउंडेशन को कहाँ पर देखते हैं? सी जैसे मैंने कहा, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम सबको स्किल प्रोवाइड करें और वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें। जी। कार्यशाला फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में, और हमें 4 साल हो गए हैं काम करते करते। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं एक स्कूल खोल सकूं जिसके अंदर हम लोग साइंस वगैरह नहीं पढ़ाएं, और हम डेली लाइफ के उनको स्किल्स दें, कि बच्चा बाहर 12वीं पास करे और उसके पास कोई स्किल हो कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना करके खुद उसके लिए अर्न करे और अपनी पढ़ाई करे और कमाए। मैं वही सिनेरियो लाना चाहती हूँ जो हम बाहर के देशों में सुनते हैं कि बच्चे ने 10वीं पास कर ली और पेरेंट्स से अलग हो गया, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ, क्यों नहीं हम बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाएं कि हाँ, क्या अहमियत है पैसों की और आप कैसे अर्न कर सकते हैं। आपके पास अगर जरा सा भी हुनर है तो मार्केट में बहुत लोग हैं उसको खरीदने के लिए। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी तरफ से। और जैसे आपने कहा कि जितने भी एनजीओज़ हैं वो अलग-अलग डायरेक्शन में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग कैटेगरी में काम करते हैं। लेकिन जो पढ़े-लिखे लोगों की आपने बात करी, जो मिडिल लेवल की जो एक पब्लिक है, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिनको आप कैनवा की क्लासेस देते हैं, इस तरीके की वर्कशॉप देते हैं जहाँ पे वो लोग डिजिटली अपने आप को स्टैंड कर पाएँ। तो आई थिंक ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई उस तबके को भी टारगेट करके काम कर रहा है। सारी ऐसी लेडीज हैं जो घर पे रहती हैं लेकिन जिनको डिजिटली उतना अवेयर नहीं है, डिजिटली उनको इतना अच्छा से नहीं पता है चीजें किस तरीके से ऑनलाइन अपने आप को स्टैंड कर सकती हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करके कहाँ पे सेल कर सकती हैं। तो आई थिंक इस अवेयरनेस की बिल्कुल जरूरत है और ये आपने बहुत अच्छी पहल करी है मैम। ओके, आपकी कोई इंस्पिरेशन रहा है अपनी लाइफ में? मैं कहूँगी, सी आपको ना हर लाइफ में ना आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे एक जने ने इंस्पायर किया है। आपको पता नहीं कब कौन इंस्पायर कर जाए। आप किसकी बातें जी। सुनते हो और आपको क्या लग जाता है कि आप इंस्पायर कर दो। मैंने जो मुझे लगता है, जो मैं आज तक फॉलो करती हूँ, वो मैं करती हूँ, कभी किसी को जज मत करो। लोग जी। मतलब हमें किसको क्यों हमें जज करना है किसी को। हो सकता है हम पहली बार मिल रहे हैं, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो किसी और चीज़ से परेशान है और हम एक रेपुटेशन बना लेते हैं, वो तो बात करने में ऐसा ही है। क्यों हमें क्यों जज करना है किसी को? और ये चीज़ बिल्कुल। जो है मैंने अपने बॉस से सीखी थी कोटक में जब मैं काम करती थी। और ये चीज़ बस मैं कहूँगी जो मैं आज तक फॉलो करती हूँ, क्यों किसी को जज करना है? भगवान ने सबको बनाया है, तो सबको अच्छा ही बनाया है ना, क्यों हम किसी को जज करते फिरें? बिल्कुल मैम। ओके, कार्यशाला की फंडिंग के लिए आप क्या करते हैं? फाइनेंशियली आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सी फंडिंग की जहाँ बात आती है तो ये सेल्फ मतलब फैमिली सपोर्ट है मेरा, तो मैं ये कर पा रही हूँ। क्योंकि आपने देखा ये हमारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, जब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो कहाँ से पैसा कमाओगे आप? तो जी। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर, ये मेरे बैकर्स हैं जो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। ये मुझे देते हैं मंथली एक्सपेंस कार्यशाला फाउंडेशन चलाने के लिए। और लेकिन जब जी। चाहिए होता है ज़्यादा तो मैं ज़्यादा भी ले लेती हूँ उनसे। तो ये कर रहे हैं, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें 4 साल हो गए हैं और 4 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है घर से पैसे निकालने का। तो हम सोच रहे हैं कि हम इस साल से हम शुरू करें कि हम
पेड वर्कशॉप लेके आएँ जिससे हम थोड़ा-थोड़ा कोई हम कंट्रीब्यूट कर सकें। और दूसरा हम इस साल हम ट्राई कर रहे हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए भी, और मैं जो देख रहे हैं उनसे भी मैं पहल करूँगी कि आपको लगता है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी उस कंपनी में है तो आप प्लीज़ हमें याद कीजिएगा, हम वो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको। बिल्कुल, जो भी लोग आई थिंक इस वीडियो को देखें वो मैम को अप्रोच कर सकते हैं कि ये कार्यशाला फाउंडेशन जितने अच्छे से ग्रो कर रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छे से आने वाले दिनों में ग्रो कर सके, ज़्यादा लोगों को वो लोग हेल्प कर सकें। तो जैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को हेल्प करने का, तो आई थिंक दूसरे लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए मैम को हेल्प करने का कि हम के काम को अच्छे तरीके से वो कर सकें, अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। ओके मैम, लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आया जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए? कोई इतना बड़ा चैलेंज आपने फेस किया है? शायद दूसरों की प्रॉब्लम आप देखो तो लगता है अपनी प्रॉब्लम सबसे छोटी है। लेकिन लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 2019 में मैं कहूँगी, हम लोग घूमने के लिए गए और प्लेन में मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे साँस आना बंद हो गया, तो जब हम वापस आए तो पता लगा मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है। हम सुनते हैं, हम सबका सुनते हैं, हमें लगता है यार सर्जरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अपने ऊपर बीतता है ना, तब पता लगता है कि क्या है, कितना मुश्किल है। तो जी, पंपिंग मेरी हार्ट की 18% बची थी, और मेडिकल टर्म्स में कहते हैं 35% अगर है से कम है तो चांसेस नहीं है बचने के। तो मैं 9 महीने बेड रेस्ट पे थी, और अब तो मैं मतलब ऑपरेशन करवा लिया है, ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। लेकिन मुझे जो चैलेंज मुझे लगता है, मैंने 9 महीने मैंने कहा जो मेरी वर्कशॉप्स हो रही हैं या ह्यूमन ग्रुप में जो हो रहा है, कार्यशाला फाउंडेशन में जो हो रहा है, वो मैंने बंद नहीं किया। एंड वो बहुत बड़ा चैलेंज था, कहते हैं कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ और ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करना, किसी को पता नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मैं बेड रेस्ट पे भी हूँ। अब मैं बताती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा सब कुछ तो चल रहा था, कैसे मैनेज किया? तो लेकिन जी, वो पीरियड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि हमारी जो सिलाई-कढ़ाई चल रहा था, हमारे यहाँ पे ब्यूटीशियन का कोर्स चल रहा था, जो हमारी बेनिफिशियरीज़ हैं, उस पे कोई इफ़ेक्ट हो। क्योंकि वो सब लोग तो यही सोच के बैठी हुई थी ना कि हम कोर्स खत्म करेंगे और उसके बाद हमें जॉब मिलेगी, हम अर्न करना शुरू करेंगे या अपना खोलेंगे। तो मैं जी, ये नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो जाए और उनको उनकी आगे फ्यूचर पे इफ़ेक्ट हो। तो वो जो फ़ेज़ था वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, फैमिली के लिए भी था कि भैया छोड़ दो उसे, लेकिन मैंने कहा जब एक लिया है कुछ करने का, तो बीच में कैसे छोड़ सकते हो? जी, बिल्कुल। तो बहुत हिम्मत है आप में मैम कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपने सब कुछ मैनेज किया है इतने अच्छे से। क्योंकि बहुत अच्छी आपकी लाइफ की जर्नी रही है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपको, जिस तरीके की फैमिली से आप आए हो, वही आपका कहीं न कहीं माइंडसेट बन गया लोगों को हेल्प करने का। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो लास्ट में मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैम? हाँ जी, थैंक यू सोनिका, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ बोल सकूँ। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें ना अपना ग्रैटिट्यूड कभी खोना नहीं चाहिए, और हमें इतना कुछ मिला है, हमें पे बैक करना चाहिए सोसाइटी को। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कार्यशाला फाउंडेशन जॉइन करो या आप हमारे थ्रू करो। मैं कहती हूँ जो भी आपके बस का है और आपके पास जो भी है, जो भी आपको दिख रहा है कि आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो, वो करो। और मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ कि आप किसी को खाना खिलाओ। मैं कहती हूँ उसको खाना बनाने की विधि सिखाओ, जिससे जी, कि वो खुद खाना बना सके। आप खाना एक बार खिला बना के दे सकते हो, लेकिन रोज़-रोज़ नहीं दे सकते हो। उसको आप खाना बनाना सिखा दोगे तो वो अपने आप बना सकता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको आस-पास कोई कोई भी लगे, आपको लगे कि उसकी आप लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो उसको कुछ ऐसा हुनर सिखाओ कि वो अपनी आजीविका अपने आप ही कमा सके। बिल्कुल। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है मैम। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपके बेस्ट विशेज़ के लिए मैं कामना करती हूँ कि आने वाले भविष्य में आप और भी ऊँचाइयों को छुएँ और कार्यशाला फाउंडेशन एक नई दिशा में प्रवेश कर गया है नए साल के साथ। काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग लेके आते रहते हैं। आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें।
तो इसी के साथ आज स्वाति जैन जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल लाइफ जर्नी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सोनिका, थैंक यू सो मच।